नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल से कुछ प्रश्नों को देखेंगे और यह जो सीरीज चल रहा है यह लगातार आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहेगा। जितने भी साथी हमारे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे हैं उनको बिल्कुल यहाँ से लाभ मिलेगा। और साथियों, पूर्व से जो म्यूजिक का कंटेंट चल रहा था, जो एमसीक्यू चल रहा था, वह भी लगातार आपको मिलता रहेगा। और साथ ही आपको जीएस के लिए मैं एक प्रयास शुरू किया हूँ। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे तरफ से जितना बेटर हो सकेगा आपको कंटेंट देने का प्रयास रहेगा। और ये जितने भी कंटेंट रहेंगे वीवीआई कंटेंट आपको दिए जाएंगे सिलेबस के अनुसार से, ठीक है। और जो बिहार में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या रेलवे एसएससी का, वह सब में बराबर रूप से यह काम देने वाला है। और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तो काम देगा ही। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय ना गंवाते हुए प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही का ये सब जितने भी आपको करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे सारे हाल के मिलेंगे। जुलाई मंथ का ये भी हुआ है सब। तो देखिए क्या है, मध्य प्रदेश के इंदौर ने 24 घंटे के भीतर 11 लाख से अधिक पौधों को लगा करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और भारतीय, ये आपका अगला पॉइंट है, मिस टाइपिंग हो गया है आपको। ये इसमें ये था कि जो प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक योजना शुरू किया था कि माँ के नाम एक पेड़ लगाना है। पेड़ों का जो संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, उसके लिए एक प्रयास किया गया था। तो किसी विशेष दिन के उपलक्ष्य में एक कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, ताकि जो हम लोग का वातावरण है वह सही से रह सके, हरियाली रहे पृथ्वी पे, ताकि सब कुछ सही से हो सके। क्योंकि सब कुछ पेड़ पौधे पे ही डिपेंड है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर ने 24 घंटे के भीतर 11 लाख से अधिक पौधों को लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और सबसे ज़्यादा पौधे लगाने में इस रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा है। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में ICAR, यहाँ पे आप देख रहे हैं ICAR ने अगले 5 वर्षों के लिए लक्ष्य उन्मुख अनुसंधान योजना एक वैज्ञानिक एक उत्पाद क्या योजना का नाम है की घोषणा की है, जिसकी शीर्ष स्तर से नियमित निगरानी की जाएगी ताकि प्रयासों के दोहराव के बिना अधिकतम उत्पादकता प्राप्त की जा सके। साथियों, यहाँ से आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्टिव रूप से कंटेंट दे रहा हूँ ये करंट अफेयर्स का। अब आपको इसी वीडियो में बिहार स्पेशल भी मटेरियल मिलेंगे और यह सिलसिला लगातार चलेगा। आपको पूरे भारत का या विश्व का जो करंट अफेयर्स मिलेगा डेली अपडेट्स के साथ, उसके साथ बिहार का, क्योंकि बिहार में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं नेक्स्ट, तो बिहार स्पेशल आपको इसके साथ साथ मिलता रहेगा। तो यहाँ से देखिए सब्जेक्टिव रूप से है, लेकिन यहाँ से आप एमसीक्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे पूछ सकता है कि कृषि अनुसंधान परिषद ने अगले कितने वर्षों में लक्ष्य उन्मुख अनुसंधान योजना के तहत एक वैज्ञानिक एक उत्पाद की घोषणा की है। तो वहाँ पे अगर आप सब्जेक्टिव रूप से पढ़े रहेंगे तो आप 5 डायरेक्ट लगा लेंगे। तो मैं इसी प्रयास में हूँ कि आपको सब्जेक्टिव रूप से दिया जाए ताकि आपको इसके अंदर से किसी भी तरह का बात पूछे एमसीक्यू के फॉर्म में तो आप बता सकेंगे। चूँकि अब जो एग्ज़ाम हो रहा है वह क्वेश्चन का जो लेवल होते जा रहा है बहुत ही डेप्थ से पूछते जा रहा है। तो अगर आप डेप्थ से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को देख लिए। और यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे फ़ोटो देख रहे हैं, हिमांशु पाठक हैं, ये महानिदेशक हैं ICAR के। अगला क्वेश्चन है, भारत और मुंबई सिटी FC के विंगर लालियान जुआला चांगते और क्या लिखा हुआ है ये, और राष्ट्रीय महिला टीम के मिडफील्डर इंथुमती कथिरेसन ने क्रमशः अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि सर्वश्रेष्ठ महिला, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, भारत और मुंबई सिटी AFC के विंगर लालियान जुआला चांगते और राष्ट्रीय महिला टीम के मिडफील्डर इंदुमती कथिरेसन ने क्रमशः अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ये पूछ सकता है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे फोटो भी दिया हुआ है, क्या नाम है, लालियांजुआला छंगटे और इंदुमती कथिरेसन। ठीक है, अजीब नाम है ये, बस आप नाम याद रखिएगा।
ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो करंट अफेयर्स का मतलब है डेली का वीडियो अगर आप देख रहे हैं, डेली का अपडेट थोड़ा थोड़ा आता है। डेली का अगर अपडेट रेगुलर रूप से आप देखेंगे तो आपको 2-4 मंथ में इसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। अगला पॉइंट है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अरब सागर के किनारे केरल के शक्ति कुलंगरा मछली पकड़ने वाले बंदरगाह से गहरे पानी में रहने वाली डॉग फिश शार्क स्वैकलस हीमा की एक नई प्रजाति की खोज की है। ठीक है, तो डॉग फिश शार्क स्वैकवैलस हीमा की एक नई प्रजाति की खोज की है। किसने? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अरब सागर के किनारे केरल के शक्ति कुलंगरा मछली पकड़ने वाले बंदरगाह से। ठीक है, गहरे पानी में पकड़ा गया है। आप स्क्रीन पे उसका फ़ोटो देख रहे हैं। देखिए, करंट अफेयर्स प्रत्येक दिन का आपको बस ध्यान में रखना है, क्योंकि एकाएक करंट अफेयर्स नहीं हो पाता है। धीरे धीरे पर डे का अगर आप अपडेट देखते रहेंगे तो आपको वो 1 महीना 2 महीने के बाद में सारा कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। असम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास पुरस्कार की श्रेणी में दूसरा स्थान दिया गया। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में किसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बनाया, यानी कि प्रथम स्थान किसको मिला है? तो ये मध्य प्रदेश को मिला है। ठीक है, और असम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, आप 6 नंबर पॉइंट देखिए, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने SIDH स्किलिंग इंडिया डिजिटल हब जिसको बोलते हैं पोर्टल लॉन्च किया है, और इसके माध्यम से लाभार्थियों को उनके लिए चल रही सभी योजनाओं की पूरी जानकारी मिलेगी। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो है, जिसको हम लोग स्किल इंडिया डिजिटल हब के नाम से भी जानते हैं, मतलब जो पोर्टल लॉन्च किया उसका ये नाम है, शॉर्टकट में SIDH और फुल फॉर्म स्किलिंग इंडिया डिजिटल हब, ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसके माध्यम से पूरी योजनाओं की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो उसका नाम SIDH यानी कि स्किलिंग इंडिया डिजिटल हब हम लोग बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया है? जो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, यानी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस में जन औषधि केंद्र का भारत के माध्यम से उद्घाटन हुआ, जो दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसको SII और कहते हैं, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा दोनों को मतलब मिल करके दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक नए उच्च प्रभावकारिता मलेरिया टीके को आधिकारिक तौर पर तब शुरू किया गया जब पश्चिम अफ्रीका में कोटे डी आइवरी R21 मैट्रिक्स एम का प्रयोग शुरू करने वाला पहला देश। एक मिनट, थोड़ा सा ये अब फ्रेश दिखाई दे रहा है, मैं फिर से इसको पढ़ के समझा दे रहा हूँ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से विकसित किया है क्या? एक नए उच्च प्रभावकारिता मलेरिया के टीके को, जिसको आधिकारिक तौर पर तब शुरू किया गया है जब पश्चिमी अफ्रीका में कोटे डी आइवरी R21 मैट्रिक्स एम का प्रयोग शुरू करने वाला पहला देश यह बन गया है। ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से मलेरिया का टीका का एक मतलब का आधिकारिक रूप से उसकी शुरुआत की है, जो बहुत ही प्रभावकारी है। तो मलेरिया के क्षेत्र में यह काम किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि किसके साथ ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस विश्वविद्यालय के द्वारा मिल करके मलेरिया के टीके का एक नया पहल शुरू किया गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उस टीके का, जिसका नाम क्या है?
R21 मलेरिया वैक्सीन। ठीक है, पूछ सकता है R21 मलेरिया वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट मिलकर के शुरू किया गया है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद ने जर्मनी के उर्सुला ऑन डेर लेयन को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे 5 साल के मतलब कि कार्यकाल के लिए चुना गया है। ये क्वेश्चन बस इतना आ सकता है कि यूरोपीय संसद ने जर्मनी की किस महिला को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना है, तो इनका नाम क्या है, उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के फरीदाबाद में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय केंद्र में महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित फ्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हो गया और ऐसा करने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया है आइवरी कोस्ट। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हो गया है, कौन सा, आइवरी कोस्ट, और ऐसा करने वाला यह अफ्रीका का 10वां देश बन गया है। 2024 में कम से कम 3 और अफ्रीकी देश जिनमें सिएरा लियोन, जाम्बिया और जिम्बाब्वे शामिल है, सम्मेलन में शामिल होने के अंतिम चरण में होंगे। तो हम लोग ये क्वेश्चन देख लिए। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, सऊदी अरब और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसको क्या बोलते हैं, IOC ने घोषणा की कि सऊदी अरब 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेज़बानी करेगा। किसने ये मेज़बानी करने का ऐलान किया है, और ये खेल 12 वर्षों तक नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। सऊदी अरब और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की कि सऊदी अरब 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेज़बानी करेगा। तो पहले सऊदी अरब 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेज़बानी करेगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकता है कि कितने वर्षों तक नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा, तो ये 12 वर्षों तक नियमित रूप से आयोजित होगा। और किसके साथ, तो सऊदी अरब और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ। ठीक है, अगला पॉइंट है, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने 4 प्राकृतिक संसाधनों, कौन सा प्राकृतिक संसाधन 4 है, वायु, जल, वन और मिट्टी को मौद्रिक मूल्य प्रदान किया है, जिसके सकल पर्यावरण उत्पाद GDP कहा जाता है। इससे क्या होगा, वायु, जल, वन और मिट्टी के संरक्षण में बहुत सारा इसका हेल्प मिलेगा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया इस क्षेत्र में। ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए ये काम कर रहा है। अगला पॉइंट है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी नागरिक अभयहस्तम योजना शुरू की है। इस पहल के तहत राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये का पुरस्कार देगी। तो किसने किया है, तेलंगाना सरकार ने क्या योजना शुरू किया है, तो राजीव गांधी नागरिक अभयहस्तम योजना शुरू किया है। उस योजना के तहत क्या होगा कि जो UPSC के तहत राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, सॉरी यहाँ पे मैं UPSC पढ़ दिया, UPSC यानी कि तेलंगाना का जो आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो आपको सिविल सर्विस के लिए होता है, उसमें अगर कोई परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसको 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। हम लोग करेंट अफेयर्स अपडेट देख लिए। ठीक है, अब हम लोग बिहार दर्शन का कुछ प्रश्न देखेंगे। बिहार दर्शन का यह अभिप्राय है कि बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग फटाफट देख लेंगे फास्ट करते हुए। और यह जो सीरीज चल रहा है करंट अफेयर्स के साथ, आपको बिहार से रिलेटेड VVI बहुत सारी चीज़ आपको मिलेंगे। बिहार का पूरा आपको GS मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार फटाफट। बिहार का आधिकारिक नाम क्या है, तो बिहार है। और बिहार का प्राचीन नाम क्या था, प्राच्य या पूर्व देश। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यह सामान्य परिचय है, इसको हम लोग देख लेते हैं। मौर्य एवं गुप्त काल में क्या नाम था बिहार का, तो गुप्त काल में और मौर्य काल में मगध नाम था इसका। गठन कब हुआ था, 22 मार्च 1912 में, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। उस समय बिहार का गठन कब हुआ था, 22 मार्च 1912 को। उस समय उड़ीसा भी बिहार के साथ में था और इसलिए ही 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, स्थापना दिवस बिहार दिवस 22 मार्च को बनाते हैं। ठीक है, मनाते हैं। ये नीतीश कुमार सरकार में जब आए थे उस समय ये शुरुआत किए थे।
बिहार की राजधानी पटना कब स्थापित हुई? 1541 ईस्वी में। बहुत पहले से बिहार की राजधानी पटना मानी गई है। ठीक है। पटना का संस्थापक कौन है? शेर शाह सूरी। सूर्य वंश 1540 से 1545 ईस्वी के अंतर्गत यह रहा है। तो पटना का संस्थापक शेर शाह सूरी को ही माना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये जीएस में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो करंट अफेयर्स के साथ मैं एक ये प्रयास किया हूँ, कैसा आपको लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना लाभ दे रहा है। तो पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र, जिसका स्थापना कब हुआ था? 461 ईस्वी पूर्व। ठीक है, पटना का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? उदयन या उदयन। देखिए, पटना का संस्थापक शेर शाह सूरी, कन्फ्यूजन नहीं होना है, लेकिन पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? उदयन, या जिसको उदयन बोलते हैं, हर्यक वंश के ये माने जाते हैं। अगला पॉइंट है, बंगाल से बिहार को अलग कब किया गया? तो 22 मार्च 1912 को। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कब किया गया? 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग किया गया। बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया 1 अप्रैल 1936 को। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिहार को उड़ीसा से अलग कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1936 को। सबसे पहले बंगाल को बिहार से अलग किया गया था 22 मार्च 1912 में। उस समय उड़ीसा साथ में था, लेकिन उड़ीसा को भी 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, बिहार से झारखंड को अलग किया गया कब? 15 नवंबर 2000 में, यानी कि सबसे बाद में ये बिहार झारखंड से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 में। अगला पॉइंट है, एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ? 1912 में हुआ। स्वतंत्र प्रदेश के रूप में इसका गठन हुआ बिहार का 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में इसका गठन कब हुआ था? देखिए, स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन इसका 1912 में हुआ, लेकिन भारतीय राज्य के रूप में इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, राजकीय प्रतीक। राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है, 2 स्वास्तिक के बीच स्थित रहता है। राजकीय पशु बैल है, जिसका वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। राजकीय पक्षी गौरैया, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेसर डोमेस्टिकस। ठीक है, अगला पॉइंट है, राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। ठीक है, और इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है कैलेंडुला ऑफिसिनालिस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हालांकि पूछता नहीं है लेकिन पूछ भी देता है एग्जाम में। क्या पूछ देगा कोई गारंटी है? तो एक बार एक नज़र देख लेंगे तो ये ध्यान रहेगा। राजकीय वृक्ष है पीपल, वैज्ञानिक नाम है क्या है? फाइकस रिलीजियोसा। ठीक है, राजकीय मछली देसी मांगूर है, ये पूछ लेता है बिहार का राजकीय मछली। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, जो पीपल के जैसा है, पीपल ही मानिए उसको। तो देसी मांगूर राजकीय मछली है, वैज्ञानिक नाम क्या है? क्लारियास बैट्रकस। ठीक है, राजकीय खेल कबड्डी है, बिहार का राजकीय खेल। ये बिहार के लिए बात हो रहा है स्पेशल, आप ध्यान रखिएगा, बिहार भारत से ना जोड़ लीजिएगा। मैं करंट अफेयर्स के साथ बिहार स्पेशल का सीरीज शुरू किया हूँ, जो आपके बिहार के समस्त जीएस आपको इसमें मिल जाएगा, जिसमें आपका बिहार का लेटेस्ट करंट अफेयर्स और आपका पिछले 1 साल का जीएस या पहले का भी जीएस है। हालांकि इसमें जो आप देख रहे हैं ये 1 साल का जीएस नहीं होता हमेशा के लिए। तो अब कुल मिलाकर के मानिए कि बिहार का लेटेस्ट, बिहार स्पेशल में आपको बिहार का लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ साथ बिहार का जीएस भी आपको डेली रूप से मिलेगा। राजकीय भाषा यानी कि प्रथम भाषा हिंदी है बिहार की, और तीसरी भाषा मैथिली है। तो ध्यान रखिएगा, तीसरी भाषा क्या है? मैथिली, और प्रथम हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा उर्दू को 1984 में दिया गया, यानी कि बिहार का प्रथम भाषा हिंदी, दूसरी उर्दू और तीसरी मैथिली। राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार, इसका गीतकार कौन है? सत्यनारायण लिखा हुआ है। ठीक है, और राजकीय गीत क्या है बिहार का? मेरे भारत के कंठार, ये ध्यान रखिएगा। राजकीय प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज। ये पूछ लेता है अक्सर एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में पूछ लेता है, और आपको बिहार पुलिस में, रेलवे में, कहीं से भी पूछ सकता है आपको। तो हमारा जो वीडियो है हर एग्जाम में आपको फ़ायदा देने वाला है। तो राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठार। अगला पॉइंट है भौगोलिक परिचय, कुछ हम लोग देख लेते हैं बिहार का। आकृति है आयताकार, क्षेत्रफल कितना है इसका? अब जो बिहार का मतलब आकृति है वह आयताकार है, इस तरह से कुछ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नक्शा सही नहीं हो रहा है, लेकिन आयताकार है, मैं एक समझाने के लिए रेफरेंस दिया हूँ। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो ये
6.8% इसका मान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान 12वां है, यानी कि राज्यों में 12 नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है बिहार का 12 नंबर पे। और संपूर्ण भारत का यह कितना प्रतिशत है? 2.86%। ठीक है, 2.68 लिख दिया था क्या, लेकिन ध्यान रखिएगा 2.86% है। शहरी क्षेत्रफल इसका है 1095.49 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल इसका सबसे ज़्यादा है 92,257.5 वर्ग किलोमीटर है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछ लेता है, क्योंकि जीएस और करंट अफेयर्स कहीं से भी पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला क्या है? बिहार का। तो पश्चिमी चंपारण कितना इसका ये क्षेत्रफल है? 5,228 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्या है? शिवहर है, जो 444 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब इधर का हम लोग देख लेते हैं। ये भौगोलिक परिचय में भी हम लोग अभी और कुछ देखेंगे। इसमें समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है। ठीक है, जिसको 52.73 मीटर हो जाएगा समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है। साथियों, थोड़ा सा वीडियो का लेंथ लंबा हो सकता है, लेकिन आपको मैं क्वालिटी देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप बोर ना होइएगा। मेरा ये प्रयास कैसा है आप बताइएगा, और मेरे मोटिवेशन के लिए आप कमेंट जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे लगे कि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए कितना लाभ दे रहा है। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग जरूर करिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, समुद्र तट से बिहार की दूरी है 200 किलोमीटर। समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर है। अगला अक्षांशीय विस्तार इसका क्या है? 24 डिग्री। क्या है अक्षांशीय विस्तार? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। यह किधर है? उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार इसका यहाँ पे है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। ठीक है, लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका कितना है? उत्तर से यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका कितना लंबाई है? तो 345 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम 483 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की जलवायु क्या है? पूछ लेता है साथियों, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिहार की जलवायु क्या है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। पूछ लेता है, बीपीएससी के एग्जाम में पूछता है, या अन्य भी बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेता है। बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 72.07 लाख हेक्टेयर है। कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है 68.80 लाख हेक्टेयर। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला जमुई है। सबसे सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जमुई है। और बिहार में साथियों सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो किशनगंज में होती है, ध्यान रखिएगा, अगर दिया भी है। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी, पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। ठीक है, राज्य में देखिए नदियों से रिलेटेड है, यानी कि बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना, और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना यानी कि नदियों के माध्यम से यह परियोजना है तो गंडक परियोजना है। राज्य में औसत वर्षा कितना होता है? 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर, यह ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा तापमान और सबसे कम तापमान दो ही जगह, यानी कि सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला गया जिला है, और सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में होता है और सबसे कम औरंगाबाद में होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भौगोलिक सीमाएं हम लोग देख लेते हैं एक बार। अब भौगोलिक सीमाएं हम लोग देख लेते हैं। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, और पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये चौहदी है बिहार का, याद रखिएगा। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड और पूरब में पश्चिम बंगाल। ठीक है, राजकीय सीमा से लगे 3 राज्य क्या क्या हैं? बिहार के राजकीय सीमा से लगे 3 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? तो 3 राज्य हैं बिहार से सटे, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे ज़िले 8 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा से, यानी कि बिहार, देखिए राजकीय सीमा क्या मतलब है? यानी कि बिहार के राज्य की सीमा, यानी कि यहाँ पे कोई राज्य का बात हो रहा है, कोई राज्य बिहार से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे ज़िले, क्वेश्चन ये बोला है कि बिहार के जो कितने ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से सटे हैं? तो 8 ज़िले कौन कौन सा? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। साथियों, हमारे वीडियो के माध्यम से आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF आपको वीडियो के बाद प्रोवाइड कर दिया जाता है।
तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश सटा हुआ आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे 3 जिले हैं जो जिसका नाम क्या है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। देखिए यहाँ पे क्या था, बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड 3 राज्य सटे हुए हैं, ठीक है। और पश्चिम बंगाल की सीमा से बिहार का 3 जिला कौन कौन सा सटा हुआ है, ये स्टेट का बात हो गया था ऊपर। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड 3 स्टेट सटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से 8 जिला सटा हुआ है बिहार का, और पश्चिम बंगाल से 3 जिला कौन कौन सा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और झारखंड की सीमा से फिर 8 जिला लगता है, कौन कौन सा, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार। बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश है, यानी कि बिहार की सीमा से सटा हुआ कौन कौन सा है देश, तो एकमात्र देश है नेपाल। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना साथियों, ये देश की बात हो रहा है। ये पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड ये स्टेट है, ठीक है। और ये नेपाल जो है यह देश है, यानी कि बिहार की सीमा से केवल एक ही देश लगा हुआ है उत्तर में, नेपाल। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 729 किलोमीटर है। बिहार और नेपाल की मतलब बॉर्डर जो है। नेपाल की सीमा से लगे 7 जिले हैं, कौन कौन सा है, यानी कि नेपाल देश से जो बिहार का जो जिला है कौन कौन सा सटा हुआ, 7 गो जिला है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। बिहार की राजधानी पटना से लगे 9 जिले हैं। पटना से मतलब कि बिहार की जो राजधानी है, सटे सटे जो जिले हैं 9 जिले हैं। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, ये आप इसको क्या बोल सकते हैं, यानी कि पटना के एडजेसेंट इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही वीवीआई पॉइंट दिया जा रहा है और धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा जो आपको एग्ज़ाम में सफल बनाएगा और आपको जीएस में स्कोरिंग करेगा। तो बिहार की राजधानी पटना से जिले हम लोग सटे देख लिए। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है बिहार का, तो पश्चिमी चंपारण है जो नेपाल के बगल में है। सबसे दक्षिणी जिला गया, ठीक है। और सबसे दक्षिणी जिला गया हो गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर हो गया, और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज हो गया जो आपके पश्चिम बंगाल की तरफ है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश भी होती है और सबसे कम बारिश औरंगाबाद में होता है। तो साथियों आज का यह वीडियो कैसा लगा, क्या इस सीरीज को और भी बेटर करते जाना चाहिए और लगातार आपको मिलना चाहिए, कैसा लगा आप कमेंट में अपना विचार ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत